अब जब जैसे जैसे छुट्टियां खत्म होने को आती हैं, एक चीज याद आती है, यार टीचर जी ने तो कहा था प्रोजेक्ट वर्क भी करना है। आपको पता है ना कि भैया जी जो हमारा एग्जाम होता है अकाउंट्स का वो 80 मार्क्स का होता है और बाकी 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क के ही होते हैं। उसमें प्रोजेक्ट फाइल होती है, वाइवा होता है ना, क्वेश्चन वोश्चन कराए जाते हैं, वो सब चीजें होती हैं। तो ये सिंपल सा काम करना है आपको। 2 पेजेस तैयार हो गए, एक फ्रंट का और फिर 2 ये वाले, है ना, तो 3 पेजेस तैयार हो गए बेसिकली। फिर ये इन्होंने ग्राफ के साथ भी बता दिया है। अब ये आपकी इच्छा है ग्राफ के साथ आपको बताना है कि नहीं बताना। जब हम एक्सटर्नल से फंड लेते हैं तो 10, 11%, 9% हमें ब्याज देना होगा, 12, 13, 14% देना होगा। लेकिन हमारी रेवेन्यू की ग्रोथ बढ़ने के चांसेस होते हैं क्योंकि कंपनीज अगर हम चला रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि 18, 20, 25% तो हम रेवेन्यू कमाएंगे, है ना। सो हेलो माय डियर कॉम्यान्स, कैसे हो यार? मुझे उम्मीद है सब होंगे झकास। तो इस उम्मीद के साथ निको भैया शुरू करेंगे आज की क्लास। तो निको भैया आए हो, आज क्या खास लाए हो? तो यार देखो, गर्मियों की छुट्टियां पड़ी होंगी, आपने सोचा होगा थोड़ी बहुत मौज मस्ती कर लेंगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन अब जब जैसे जैसे छुट्टियां खत्म होने को आती हैं, एक चीज याद आती है, यार टीचर जी ने तो कहा था प्रोजेक्ट वर्क भी करना है, वो चेक करेंगे, है कि नहीं? तो थोड़ी सी खुलबली होती है। तो भैया आज निको भैया आए हैं और इसी पर वीडियो लाए हैं, यानी प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाना है ये थोड़ा सा हम समझाएंगे। लेकिन कुछ बातें पहले मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, प्रोजेक्ट वर्क में क्या होता है, कई बार तो टीचर्स आपको क्वेश्चंस दे देते हैं, है ना, जितने चैप्टर उन्होंने पढ़ाए होते हैं उस हिसाब से वो क्वेश्चंस दे देते हैं, तो वो तो यार आपको खुद ही सॉल्व करने पड़ेंगे। पर आपको पता है ना कि भैया जी जो हमारा एग्जाम होता है अकाउंट्स का वो 80 मार्क्स का होता है और बाकी 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क के ही होते हैं। उसमें प्रोजेक्ट फाइल होती है, वाइवा होता है ना, क्वेश्चन वोश्चन कराए जाते हैं, वो सब चीजें होती हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क है वो उसी से रिलेटेड है, ताकि कई बार क्या होता है कि स्कूल में ना जो थर्ड बुक होती है वो पहले कराई जाती है, तो इसलिए वो भी हमारे लिए सही हो जाएगा कि भैया जी अगर थर्ड बुक आपकी कराई गई होगी तो प्रोजेक्ट वर्क उससे रिलेटेड है। और हम जो प्रोजेक्ट वर्क लाए हैं वो रेलिवेंट भी रहे, सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों तक ना रहे, तो हम वो 20 मार्क्स में कैसे करना है वो उस पर ये वीडियो होने वाली है। आपको उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है, वो सब चीजों से रिलेटेड अपन यहां पर डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको प्रोजेक्ट फाइल प्रॉपर दिखाऊंगा, है ना, एक बच्ची का, ठीक है जी। तो उससे भी आपको आइडिया लगेगा कैसे क्या करना है, कैसे बनाया जाता है, ये सब कुछ अपन इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं कि यार अगर आपने पता होगा डीके गोयल, टीएस गिरवाल, आपने कोई भी बुक खरीदी होगी तो उसके जब बैक में आप देखोगे तो वहां पे भी 3, 4, 5 प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, तो वहां पे आप उससे भी कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली जो पाया जाता है, जो हमने देखा है कि मोस्टली स्कूल्स में इसी को फॉलो किया जाता है, उसी के हिसाब से हम अपना प्रोजेक्ट वर्क का ये वीडियो लेकर आए हैं। उसमें होता क्या है, नॉर्मली अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड जो चीजें होती है ना वही उसमें बताई जाती है, उसमें पूछी जाती हैं। और 20 मार्क्स के लिए ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, तो हम उसके हिसाब से भी इसको लेकर आए हैं। तो सबसे पहली बात भैया जी, अगर आपको प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए बोला जाता है तो नॉर्मली क्या होता है कि भाई आप लोग 12th में आ चुके हो, 11th में अभी तक आपको ना जो 7 स्टेप्स होते थे, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, उसके बाद कम्युनिकेशन, वो क्या 7 में से 6 स्टेप आपको वहां पर सिखा दिए गए थे, है ना। एक स्टेप होता है जो जिसका नाम छठा नंबर होता है, जिसको बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो हम 11th क्लास में बताते हैं कि जो 6th स्टेप है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये आप 12th क्लास में जाके सीखोगे। तो यही आपसे उम्मीद की जाती है कि भाई 12th क्लास अब आप पढ़ रहे हो, है ना, एंड में ये प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करना होता है, तो उम्मीद है कि भाई आपने कुछ एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन सीख लिया होगा। तो यही उम्मीद के साथ आपको ये प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, ठीक है जी। तो हम यहां पर यही करने वाले हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं भैया जी। किसका एनालिसिस करेंगे? ऑफ कोर्स भैया जी हमारे यहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा था भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बैलेंस शीट होता है, कैश फ्लो होता है, नोट्स अकाउंट्स एंड चेंज इन इक्विटी का स्टेटमेंट होता है। तो ये सारी चीजों से मिलकर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। तो इसी को आपको एनालाइज करने के लिए आपके टीचर्स कह देते हैं। अब उसमें कई बार तो वो खुद ही अपनी ओर से कंपनी का नाम बता देते हैं, वरना कहते हैं कंपनी आप डिसाइड कर लो, बस उसको अच्छे से प्रॉपरली बनाकर दो। तो अगर मान लो जो खुद बताते हैं तो आप एनुअल रिपोर्ट कहां से सर्च करोगे, या फिर कंपनी का नाम उन्होंने आपको नहीं बताया, आपको खुद सर्च करना है, तो कैसे करना है भैया जी? कुछ नहीं करना, आओ गूगल पे भैया जी। गूगल पे आते ही आपको बस यहाँ पे एक सर्च कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ एनुअल रिपोर्ट ऑफ टाटा मोटर सर्च कर रखा है, मान लीजिए आपने एनुअल रिपोर्ट ऑफ एसबीआई सर्च कर लिया, या कुछ भी जो आपके मन में आ रहा हो भाई, है ना। एनुअल रिपोर्ट ऑफ एसबीआई सर्च कर लें, कुछ भी सर्च कर सकते हो, रिलायंस, अदानी मदानी, सबके सर्च करते रहो, क्या दिक्कत है ना। ये देखो यहाँ पे आप टच करोगे तो ये आपके पास ये आ जाएगी एनुअल रिपोर्ट, है ना। 24-25 के, 25-26 के भी कुछ दिनों बाद ही अपडेट होगी, तो वही आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, अब क्योंकि अब इसका अपन खोलेंगे फिर उसको पेज को खोजेंगे, तो मैंने टाटा मोटर्स का पेज पहले ही खोज रखा है, तो ये देखो ये ओपन हो गया। तो ये देखो भाई साहब, कहाँ गया, हाँ ये है ना, बैलेंस शीट 257 नंबर पे मिला काफी खोजने के बाद, इसलिए मैंने अलग से ही सेव कर लिया था इसको। मतलब
स्लाइड में ऐड कर लिया कि भाई इसको अपन दिखा देंगे। हाँ जी, तो पॉइंट क्या है, आप सोचोगे हैं भैया इससे पहले क्या क्या होगा। तो देखो नॉर्मली क्या होता है ना, ये जो एनुअल रिपोर्ट होता है इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता, डायरेक्टर्स रिपोर्ट होता है, ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है, इनका विजन क्या क्या है वो सब कुछ होता है, और पूरे साल जो भी कंपनी ने किया ना उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो देख रहे हो 590 पेजेस का ही एनुअल रिपोर्ट। पर इसमें क्या है कि आपको तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन सीखना है ना, तो पूरे 590 पेजेस को स्टडी नहीं करना। नॉर्मली क्या होता है, आपको बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, इन्हीं दोनों के ऊपर आपको इसको बनाना पड़ता है। तो अब आपको एनुअल रिपोर्ट से चीजें कहां से मिलेंगी, मैंने आपको बता दिया, गूगल से सर्च कीजिए एनुअल रिपोर्ट। हाँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन ऊपर नीचे करना पड़ेगा क्योंकि बहुत पेजेस होते हैं, तो किस पेज पर है वो आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। फिर आप सर्च कर लोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो बैलेंस शीट में आपके पास एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर कैश फ्लो, देखो कैश फ्लो भी समझा रखा है भाई साहब, सब कुछ है ना। तो यहाँ से सब कुछ बना रखा है भैया जी। इससे ऊपर शायद मेरे हिसाब से स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल था, हाँ वही है ना, ये है, ठीक है जी। तो यहाँ पर सारी चीजें बनी हुई आपको मिलेंगी, है ना। आपको क्या करना है, बस अब इसी डाटा को आपको डिस्कस करना है ना। तो इसी डाटा, ये तो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, एक्सेप्शनल आइटम्स, अदर इनकम, तो ये सारा इसमें बना हुआ होता है। तो आपको इसको क्या करना है, एनालाइज करना है। तो एनालाइज करने के लिए आपको डाटा कहां से मिलेगा, मैंने वो बता दिया। अब डिस्कशन करते हैं मेन कि भैया प्रोजेक्ट फाइल बनेगी कैसे। तो आइए, इसके लिए मैंने क्या किया है भाई, एक स्टूडेंट की हेल्प ली है, बहुत ही प्यारी सी स्टूडेंट है ना। उन्होंने अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब सबमिट किया था, पर काफी पुरानी है पर अभी भी रेलिवेंट है। तो उन्होंने जब अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किया था, तो उन्होंने जो जो चीजें दी थी वो मैं आपके पास लेकर आया ताकि आपको दिखाई दे कि हाँ भैया ऐसे बनाते हैं, ये करते हैं, है ना। तो आपको थोड़ा बेनिफिशियल लगे। चलो भैया जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला है वो आप यहाँ लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो। इन्होंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं। अच्छा भैया क्या ये पेज एआई जनरेटेड है कि खुद से बनाया है? तो देखो आजकल तो एआई का जमाना है, आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। खुद से ही एआई पे कुछ भी लिख के एक अच्छा पेज जनरेट कर सकते हो। बट पता है क्या है, मैं आपसे कहूंगा कि हाथों से बनाओ तो ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप नहीं बना सकते तो अपने किसी दोस्त से बनवा लो। खासकर इसमें फीमेल फ्रेंड्स बहुत एक्टिव रहती हैं यार। मेरी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी, जब मैंने जमा किया था, तो उसमें 20 स्लाइड्स हमारी फीमेल जो फ्रेंड्स मतलब कलीग्स होती हैं उन्होंने ही बनाई थी। और यार क्या जज्बे के साथ बनाई थी भाई, इतनी अच्छी डेकोरेशन वेकोरेशन कर दी जो मैं सोच भी नहीं सकता था। तो भाई बॉयज के लिए ये गाइडेंस है कि आप गर्ल्स के साथ ऐसा कर सकते हो। गर्ल्स लोग बहुत क्या बोलते हैं, खुशी से स्लाइड्स बनाती हैं और बहुत अच्छी मतलब कलाकार होती हैं वो, तो अच्छी डिजाइन के साथ बनाती हैं, जैसे इन्होंने भी बनाया हुआ है ना। ये भी गर्ल ही है। तो ऐसे आप एक अच्छा सा पेज तैयार कर सकते हो। एआई से भी कर सकते हो, लेकिन देखो टीचर को पता चल जाएगा आपने काम चोरी किया है तो 1 मार्क्स कट जाए। तो क्यों कटे भाई, हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क में आपको 20 में से 20 मिले, है ना। तो भैया जी उसके लिए प्रोजेक्ट फाइल भी बहुत जरूरी है। तो ये आपका एक फ्रंट पेज बन जाएगा, इस पे आप लिख दोगे। देन उसके बाद आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओगे कि भाई दिस इज सर्टिफाई दैट, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th कॉमर्स सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट अकाउंटेंसी प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई, ही एंड शी हैज शोन एक्सट्रीमली सिंसियरिटी एंड इंटरेस्ट इन द कंप्लीटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड। ये आपके स्कूल वालों का मेन काम होता है ना। तो ये सारा कुछ आ जाएगा यहाँ पे, सब साइन वाइन ये सब हो जाएंगे। ऑफ कोर्स इसमें साइन वाइन नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले स्क्रीनशॉट लिया, देने के बाद वो वापस थोड़ी देते हैं, देने के बाद तो स्कूल वाले रख लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ साइन वाइन भी हो गए होंगे, स्कूल वालों ने कर दिए होंगे। फिर यहाँ पर भैया एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट में प्लीज अपने स्कूल के टीचर्स को अच्छे से भर भर के धन्यवाद दीजिएगा, उनको खूब एक्नॉलेज कीजिएगा। एक्नॉलेजमेंट बेसिकली मतलब है कि आपने कौन कौन से सोर्स का इस्तेमाल किया, किस किस ने आपकी मदद की, उन सबको आप धन्यवाद दे रहे हैं, ठीक है जी। तो ये देखो, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डीपली ग्रेटिट्यूड टू द प्रिंसिपल, टीचर, क्लासमेट एंड माई फ्रेंड हुज invaluable guidance and support has been instrumental in accomplishing the accountancy project report on time. I would like to convey my heartfelt thanks to her accountancy teacher, जो स्कूल में थी, my accountancy teacher who always gave valuable suggestions and guidance for completion of my project. Finally, I would like to thank CBSE for giving me this opportunity to undertake this project. Thanking you। फिर उन्होंने अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन और ये सब लिख दिया है, ठीक है जी। तो ये सिंपल सा काम करना है आपको। 2 पेजेस तैयार हो गए, एक फ्रंट का और फिर 2 ये वाले, है ना। तो 3 पेजेस तैयार हो गए बेसिकली। अब यहां से इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट वर्क शुरू होता है। तो इनका जो प्रोजेक्ट वर्क था वो एशियन पेंट के ऊपर था। तो देखो इन्होंने बहुत प्यार से एशियन पेंट का सब कुछ बनाया हुआ है, अच्छा लगता है हाथ से बनाना, है ना। ऑफकोर्स हम एआई के जमाने में हैं, लेकिन कुछ चीजें हैंडमेड ही अच्छी लगती हैं, तो अच्छा है ये, है ना। तो इन्होंने एशियन पेंट के ऐसे लोगों को बनाया और फिर उसके बाद इन्होंने समझा दिया कि भाई इस पेज को खोलते ही आदमी को समझ में आ जाए कि इन्होंने एशियन पेंट के ऊपर अपनी रिपोर्ट तैयार की है ना। तो ये आ गया भैया जी। फिर उसके बाद ये डाटास हैं, डाटास कैसे मिलते हैं मैंने आपको बता दिया है, आपको स्क्रीनशॉट इस पे लगा देना है ना। तो इन्होंने यहाँ पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अच्छा, ध्यान रखिएगा, इन्हीं डाटास को उठा के आपको अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाना है, तो इसमें थोड़ी सी सिंसियरिटी रखिएगा। कई बार क्या होता है, देखो भीड़ रहेगी, एक्सटर्नल आएगा या फिर आपके स्कूल के टीचर इतना ध्यान नहीं देंगे, हाँ ठीक है डाटा लिखा हुआ है ओके, पर अगर कभी ध्यान दे दिया तो, है ना। तो डाटाज में प्लीज कामचोरी मत कीजिए, जो डाटाज यहाँ पे गिवन हो उसी के बेसिस पर अगर आप अपनी रिपोर्ट बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। और इंटीग्रिटी भी यही कहलाती है,
कि भाई जो हमें प्रोजेक्ट वर्क मिला हम उसे सिंसियरिटी से बनाएं, वरना फिर क्या फायदा है। ठीक है जी, ओके। और प्लीज बोझ की तरह मत बनाइए, ये भी एक एंजॉयमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो और इसमें छठा स्टेप एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो सबसे मेन है। जो भी लोग अकाउंट्स फील्ड में आगे जाते हैं, पैसे बनाते हैं, वो वही लोग होते हैं जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन को अच्छे से समझते हैं। वो क्वालिटी उनके अंदर जनरेट होती है या फिर वो जनरेट करते हैं, है ना। तो जिनके पास ये क्वालिटी होगी वही टॉप करेंगे। तो इसलिए भी इसको प्लीज सिंसियरिटी से ही बनाएं। ठीक है जी, तो ये देखो ये इन्होंने डाटा वहां से कर लिया कॉपी पेस्ट। आप चाहो तो इसको हाथ से भी लिख सकते हो और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, इसमें सच कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है ना, तो कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट आ गया इनका। अब यहां से इनका प्रोजेक्ट मेनली स्टार्ट होता है। तो इनको ऑफ कोर्स रेशियोस के ऊपर था, तो इन्होंने स्टार्ट किया सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू एनालाइज फाइनेंशियल डाटा एंड गिव असेसमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ एशियन पेंट फॉर लास्ट 2 years ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग अकाउंटिंग रेशियोज। तो देखो इन्होंने करंट रेशियोज, क्विक रेशियोज इनसे कहा गया होगा, डेप्ट इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेप्ट, इन्वेंटरी टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, यानी ये सारे रेशियोज इनसे कहे गए होंगे या बोला गया होगा भाई कोई भी 10-12 रेशियोज आप बना देना। तो इन्होंने ये सारे डिसाइड कर लिए हैं, तो इसके ऊपर बनाया है। अब आगे क्या करना है आपको, तो ध्यान से देखिए, एक एक करके आप स्टार्ट करोगे। पहले तो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बनाओगे। तो भैया जी सबसे पहले आप जब इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, आप उसके बारे में कंपनी के ऊपर कुछ कुछ चीजें लिखोगे। द कंपनी हैज रिक्वायर्ड टू मेक असेसमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ बिजनेस फॉर विच आई हैव कंप्यूटेड इन्वेंटरी टर्नओवर, वर्किंग, ग्रॉस, नेट और ऑपरेटिंग, है ना, इस पे इन्होंने निकाला है। कंपनी हैज आल्सो रिक्वायर्ड टू मेक असेसमेंट वेदर इट विल बी एबल टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट्स फॉर विच आई हैव करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेप्ट इक्विटी और टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए ये दोनों होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं ना। तो इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म लिखा है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लिख देना चाहिए तो ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, डन है जी। तो इन्होंने दोनों बातें एकदम अच्छे से बताई हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये अपने रिपोर्ट में क्या देने वाली है ये भी इन्होंने समझाया है। फिर अब शुरू होता है भैया जी लिक्विडिटी रेशियो से। तो अब रेशियोज के आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और फिगर्स आपको यहां से मिल जाएगा। इसमें आप कैलसी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, अब 2019-20 के इन्होंने निकाले तो ये करंट एसेट्स मिल गया, ये करंट लायबिलिटी मिल गया, ये दिखा दिया, तो ये रेशियो ये रहा। फिर 18-19 का भी इन्होंने निकाला और फिर उसके बाद उन्होंने बना दिया। तो अगर आप देखोगे तो 18-19 में 1.47:1 था और यहाँ 1.73:1 है। हमको पता भैया जी करंट रेशियो में आइडियल रेशियो क्या होता है, 2:1। तो भैया पहले तो ये थोड़ा सा बाहर थे, अभी थोड़ा सा पास में पहुंच गए, है ना। तो इसी चीज को आपको एनालिसिस वे में बताना है ना। तो ये आ गया यहाँ पर कि भाई जी वैसे तो आइडियल रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है, तो कंपनी उसके पास पहुंच रही है। फिर ये इन्होंने ग्राफ के साथ भी बता दिया है। अब ये आपकी इच्छा है ग्राफ के साथ आपको बताना है कि नहीं बताना। नॉर्मली इतने से भी काम हो जाता है, लेकिन अगर आप थोड़े एंथुसियास्टिक हो और इंटरेस्ट के साथ कर रहे हो तो बिल्कुल यार मजेदार है, ये ग्राफ के साथ बनाना चाहिए। ये चेरी होना केक का काम करता है, ये भी बच्चे ने अपनी ओर से इतना इंटरेस्टिंगली बनाया है, तो इसके एक के आधे नंबर भी कटने के चांस नहीं बनते हैं, है ना। फिर उसके बाद अगला रेशियो है क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। फिर इन्होंने वही 19-20 का डाटा लिया है और फिर उसके बाद 18-19 का डाटा लिया, दोनों को कंपेयर किया है। तो यहाँ पे देखो 0.95 यानी 1:1 इसका आइडियल रेशियो होता है, उसके आसपास है। ये थोड़ा सा दूर था, है ना, पर इतना बुरा नहीं है ना रेशियो। फिर ये इन्होंने बना दिया, फिर उसका भी ग्राफ में ये देखो दिखा दिया है ना, ग्राफ में ये सब बना हुआ है। देन उसके बाद सॉल्वेंसी रेशियो है ना, लिक्विडिटी के बाद सॉल्वेंसी रेशियो आता है हमारा। तो उसमें सबसे पहले इन्होंने दो रेशियो कहे थे, डेप्ट इक्विटी रेशियो और डेप्ट टू कैपिटल, ऐसे दो कहा था ना, दूसरा कौन सा था, हाँ टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। तो फिर भैया जी सबसे पहले डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट अपॉन इक्विटी में देखो उन्होंने पूरा प्रॉपर फॉर्मूला लिखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी का पोर्शन होगा। तो इन्होंने उसके फिगर ले लिए हैं। ठीक है जी, अच्छा एक बार इसको चेक करवा देता हूं मैं आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भैया जी फिगर्स इन्होंने यहीं से उठाए हैं। कहां गया हमारे पास, तो जो इनके काम की चीजें थी वो सारी इन्होंने उठाई है। देखो ये लॉन्ग टर्म है 18, है ना, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ये रहा, है ना। तो इन्होंने लगभग डाटा यहीं का उठाया, ऐसा कुछ अलग से नहीं है। कहां गया भाई, यहीं का उठाया है ना, चलो नहीं उठाया तो हाँ ये देखो ये रहा है, बिल्कुल सही है ना। ये देखो ये इन्होंने यहाँ पर उठाया हुआ है ना। तो डाटा देखो रिपोर्ट का ही है, मैंने कहा अगर डाटा इधर उधर हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो डाटा बिल्कुल रिपोर्ट का ही है ना। तो आपको यही करना है यार, रिपोर्ट से डाटा उठाना है, फिर प्लस माइनस करके आपको निकालना है। अब आप अगर यहाँ देखोगे तो डेप्ट इक्विटी रेशियो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। डेप्ट इक्विटी का भी आइडियल रेशियो 2:1 ही होता है ना। तो ये तो भैया जी थोड़ा सा ये है ना कि डेप्ट वालों के लिए वो हो गया। हालांकि इसमें अगर आप नोटिस करोगे ना तो डेप्ट वाले थोड़े ज्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि ज्यादा डेप्ट है नहीं, तो ये वैसे अच्छी सिचुएशन होती है। इक्विटी वालों के हिसाब से थोड़ी सी गड़बड़ है कि क्योंकि यहाँ पर इक्विटी का पोर्शन ज्यादा है, तो यानी शेयर होल्डर्स ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट भी हो रहा होगा, तो बट भी ज्यादा लोगों में रहा होगा, है ना।
फिर 2018-19 का भी डाटा है, यहाँ पे इन्होंने देखा, देखो गलती हुई है तो इसको मिटा के ठीक भी किया है, तो ये इनके पास डाटाज अवेलेबल है ना, तो ये हो गया हमारे पास। फिर उसको ग्राफ में भी दिखा दिया इन्होंने, है ना, ग्राफ प्रॉपर्ली बनाया हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, यानी टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट, तो टोटल एसेट्स से डेप्ट को डिवाइड किया, तो फिर ये हमारे पास परसेंटेज बनकर आ रहा है। एसेट्स के बेसिस पर डेप्ट हमारा कितना पोर्शन कवर कर रहा है, क्योंकि डेप्ट इनका काफी कम ही है तो ज्यादा कुछ वो है नहीं, तो यहाँ पर ये भी आ गया हमारे पास, ठीक है जी। तो ये इन्होंने सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और उसके बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका एनालिसिस भी करना है। मैं एनालिसिस भी आपको दिखाऊंगा, अभी सिर्फ रिजल्ट है। फिर इसको ग्राफ में दिखा दिया। फिर उसके बाद एक्टिविटी रेशियो आ जाता है। एक्टिविटी में हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको पता ही है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री होता है। इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पुराने जमाने में 11th में आप कहते थे। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन्होंने निकाला, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग से डिवाइड बाय 2 करके एवरेज निकाला, आपने यहाँ पे देखा 3.48 टाइम्स है। और फिर यहाँ पर आपने 18-19 का डाटा निकाला जो कि 3.87 टाइम्स है। तो ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, इसको पुट करके आप निकाल रहे हो ना, और प्रॉपर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखा हुआ है, थोड़ी सी डिजाइन बनाई हुई है, अच्छा लगता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जितनी अच्छी आपकी होगी उतना अच्छा लगेगा, जितनी डिजाइनदार होगी उतना अच्छा लगेगा, है ना। फिर इसको ग्राफ में बना दिया है। फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इन्होंने स्टार्टिंग में ही बताया था कौन कौन से रेशियोज बनाएंगे, तो उसमें वर्किंग कैपिटल बोला हुआ था, तो अब ये रेशियो बना रहे हैं ये लोग, है ना। तो वर्किंग कैपिटल अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, है ना, तो ये हमारे पास ये आ गया। फिर 18-19 का हमारे पास डाटा आ गया है, ये दोनों यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है जी, ओके। अच्छा, ये भी ध्यान देना कि यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो रेवेन्यू थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल के हिसाब से कम हो गया पिछले साल से, है ना, अगर आप देखोगे तो ये 7.79 है, ये 6.26 है, यानी कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल है रेवेन्यू हमारा कम हो गया है ना, ठीक है जी। तो ये भी यहाँ पे एक पॉइंट आता है। फिर उसके बाद वैसे रेवेन्यू की वजह से हुआ है या किसकी वजह से हुआ है, वर्किंग कैपिटल के बढ़ जाने की वजह से ज्यादा ये हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल हमारा बढ़ा हुआ है, यानी कि हमारे पास करंट एसेट्स बढ़ गए हैं ना, तो यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो उधार की सेल शायद ज्यादा हुई होगी, इसलिए वर्किंग कैपिटल बढ़ गया। यानी इस तरीके से आप डिस्कशन कर सकते हो इसमें ना, कुछ अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी रख सकते हो अगर आप रेशियोज को अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हो तो। फिर उसके बाद आपके पास ये ग्राफ है। देन उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, तो जो जो रेशियो इन्होंने कहे थे वो रेशियो इन्होंने निकाले हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 19-20 का, ये सारे डाटा ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब डाटा आपको कहां से मिलेगा, आपको मेन जो आपकी रिपोर्ट होगी, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस वाली और बैलेंस शीट, तो उसी में से मिलेगा। तो यहां से डाटा आपको उठाना है बस, प्लस माइनस, और इसमें मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में आएगा आंसर। इन्होंने यहाँ टाइम्स लिखा है, हालांकि इंटू 100 किया तो ये परसेंटेज में होगा, है ना, टाइम्स में नहीं होगा, ठीक है जी। इंटू 100 कर दिया तो टाइम्स में नहीं होगा, परसेंटेज में होगा, बट इतना तो चल जाता है। वैसे आप ये गलती मत करिएगा, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, फिर उसका ग्राफ आ गया, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, है ना। ये सारी कैलकुलेशंस है, फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आपको बस उसी को पुट करके लिखना है। फिर आपका ग्राफ आ गया, फिर लास्ट में नेट प्रॉफिट रेशियो। अच्छा, ये आपको ध्यान है ना कि नेट प्रॉफिट अगर टैक्स है उसमें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला ही लेना है ना। तो इन्होंने, अगर आप नोटिस करोगे तो देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला ही लिया है। जब हम थ्योरी पढ़ाते हैं तो ये बात याद दिलाते हैं कि अगर क्वेश्चन में टैक्स गिवन है तो नेट प्रॉफिट रेशियो जो आप निकालोगे वो आफ्टर टैक्स वाला ही निकालोगे। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे कवर हो गया है। फिर 18-19 का है, अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको दिख रहा है कि भैया जी अब ये थोड़ा सा बढ़ गया है अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में देखोगे तो, है ना। तो ये इस तरीके से इन्होंने फिर पूरी प्रॉपर रिपोर्ट बना दी है। अब यहाँ पे फिर ग्राफ बन गया, पर मेन पॉइंट है एनालिसिस एंड कमेंट्स, है ना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस, ये आपको जरूर ऐड करना है। इससे ये पता चलता है कि बच्चे ने 12th क्लास में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उसकी ग्रोथ हुई कि नहीं, कि अभी भी वो एक जूनियर अकाउंटेंट की तरह ही एक्ट कर रहा है। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो आर नॉट सेटिस्फैक्टरी in both the years. These ratios are below than accepted norms, यानी current ratio 2:1 और quick ratio 1:1. The company had raised funds by issue of shares and these funds have been invested in fixed assets instead of investing them in working capital. The company may not be in a position to meet its financial obligation in time. देखो एकदम स्ट्रिक्टली भाई जो रूल है वही बता दिया इन्होंने, एकदम क्लियर। फिर डेब्ट इक्विटी रेशियो आर नॉट सेटिस्फैक्टरी इन बोथ द ईयर्स, रेशियो वैसे 2:1 होना चाहिए। दिस मींस दैट एंटरप्राइज इज डिपेंडिंग मोर ऑन स्टेक होल्डर्स फंड इन than external equities. Similarly, total assets to debt ratio is also decreased, which means that investment is very low. Investment by proprietor is low. तो यानी पॉइंट क्या है कि भाई इन्होंने बता दिया कि भाई 2:1 होना चाहिए, यानी एक्सटर्नल से हम फंड लेकर अगर क्या बोलते हैं पैसे लगाते हैं तो हमारे पास ज्यादा अच्छा चांस होता है, क्योंकि जब हम एक्सटर्नल से फंड लेते हैं तो 10-11%, 9% हमें ब्याज देना होगा, 12-13-14% देना होगा। लेकिन हमारी रेवेन्यू की ग्रोथ बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कंपनीज अगर हम चला रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि 18-20-25% तो हम रेवेन्यू कमाएंगे, है ना। हाँ, अगर आपका रेवेन्यू कम हो रहा हो तो डेप्ट लेना सही नहीं रहता, है ना। तो यही पॉइंट है। पर हम अगर देखें तो आइडियल रेशियो 2:1 होता है, जबकि ये तो 1:1 भी नहीं था, तो काफी ज्यादा ही वो था, डाउन था। लेकिन
पॉजिटिव और नेगेटिव देखने के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, इन्होंने एक ही एस्पेक्ट कवर किया, आप चाहो तो दूसरा एस्पेक्ट भी कवर कर सकते हो कि भैया जी यहां पर इक्विटी का पोर्शन ज्यादा है, तो यानी कि भैया कंपनी बहुत जल्दी लिक्विडेट नहीं होगी, सॉल्वेंसी उनकी ठीक है, बस ये है कि डेप्ट का पोर्शन कम है और इक्विटी शेयर होल्डर का ज्यादा है, तो एज पर शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू वो बेचारे सोचते होंगे अरे यार प्रॉफिट आता तो है लेकिन थोड़ा सा ही मिलता है, थोड़ा सा तो बढ़ता है, क्यों? क्योंकि इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, है ना? तो ये पॉइंट है, तो ये आप दूसरा एस्पेक्ट भी इसमें एड ऑन कर सकते हो। फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हैज डिक्रीज फ्रॉम 3.87 टू 3.48. It indicates inefficient use of investment in inventory. It ensures adequate working capital and enables the enterprise to earn reasonable margins of profit. तो सब कुछ इन्होंने बताया, फिर देखो वर्किंग कैपिटल के ऊपर भी बताया है, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर भी बताया है, फिर नेट प्रॉफिट के ऊपर भी बताया, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर भी बताया है। यानी इन्होंने हर रेशो जो चीज कैलकुलेट की है उसके ऊपर एनालाइज करके उसका इंटरप्रिटेशन भी दिया है और उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी सजेशन के रूप में रखे हैं। तो आपकी रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं, और जब आप ये सारे पॉइंट्स कवर करोगे तो देखो एक तो आपको लर्निंग के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप भी सीखोगे चीजें। और ध्यान रखिए अगर आप अकाउंट्स की दुनिया में आगे जा रहे हो तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है जी। वरना आगे चलकर आप सीए करोगे, एसीसीए में जाओगे, सीएस में जाओगे, कहीं भी जाओगे, उसके बाद भी लोग जब बड़ी बड़ी पोजीशन में जाते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर, ये सब जो पोजीशंस होती हैं ये उन लोगों के लिए नहीं जो अकाउंटिंग करते हैं, ये उन लोगों के लिए जो अकाउंटिंग को एनालाइज करते हैं, जो डाटाज है उसको एनालाइज करके इंटरप्रिटेशन करते हैं। एआई आ नहीं रहा है, आ चुका है, सब अब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बट जो चीज एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस को, जो एआई और ह्यूमन में डिफरेंस है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, और ह्यूमन इंटेलिजेंस एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में दिखता है, समझ रहे हो ना? तो ये आपको ध्यान रखना है, उसके गहन चिंतन में देखना है। तो अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप आगे चल के बहुत अच्छा करने वाले हो, तो आपको एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन पे ज्यादा ध्यान देना है। रेशियो एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपकी लाइफ में आगे चलकर। तो इसमें सीबीएसई में कितने मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से नहीं, आपको अपनी लाइफ के हिसाब से सोचना है। तो आपको रेशियो एनालिसिस में बहुत टाइम लगाना चाहिए, अच्छे से उसको समझना चाहिए, ताकि आपके अंदर वो एनालिसिस का बीज पैदा हो जाए। फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते उस एनालिसिस के बीज से आप और बड़ा पेड़ बनाओगे और फिर उससे खूब सारे पैसे कमाओगे, ठीक है जी। तो ये था, यहां पर हमने एक रिपोर्ट दिखाई है, आई होप कि आपको ये हेल्पफुल रही होगी। बाकी कोई भी चीज है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, है ना, मारिए #कमेंट्स। अच्छा, इन्होंने यहाँ थैंक यू स्लाइड नहीं लगाई, आप चाहो तो लास्ट में थैंक यू स्लाइड भी अच्छे से प्रॉपर से बना सकते हो। अब इन्होंने नहीं बनाई तो हम बना देते हैं, है ना, लिख तो देते हैं कम से कम। थैंक यू, एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलते हैं यार, है ना, ठीक है जी। चलिए, तो बस अच्छे से पढ़ते रहिए, और प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाते हैं, कहां से डाटा देखते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। कोई और आपको हेल्प चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। एंड एक लास्ट में मोटो है, हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज़ स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट व्हिच यू कैन गिव टू एनीबॉडी। ठीक है जी, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और क्लास में, तब तक के लिए #कमेंट्स।